जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम लोगों की सेल ऑफ गुड्स एक्ट की क्लास नंबर 5 है। आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो ये अपना आंसर राइटिंग सेशन है। पिछले चैप्टर में भी मैंने आपके साथ 2 आंसर राइटिंग सेशंस लिए थे और आज की क्लास में भी हम आपके साथ एक आंसर राइटिंग सेशन लेंगे। एक और सेशन होगा जब हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा हो जाएगा तब। ठीक है, इसके लिए आपके पास में हमारी बुक होनी चाहिए। कोचिंग की जो बुक है वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्या आपके पास अवेलेबल है? ठीक है, इसमें से आप लोग जल्दी से ओपन करिएगा। आई थिंक मई 2018 के आरटीपी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। नवंबर 2018 भी मैंने एक बार ऊपर ऊपर से डिस्कस किया था ना आपके साथ। चलिए एक बार आगे से डिस्कस करते हैं, फिर पीछे की आरटीपी पे वापस आएंगे। ओपन करिएगा मई 2019 की आरटीपी। फैन की स्पीड स्लो करिएगा। ओपन करिएगा मई 2019 की आरटीपी। प्रांजल, आपने बताया था कि कल आपकी फर्स्ट क्लास है। अभी शायद आपको बुक नहीं मिली होगी, तो हम आज सेल ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस करवा रहे हैं पीछे के। तो ये बुक के पीछे में दिए रहते हैं। आपने क्लासेस किया कि नहीं किया पीछे का? एंड सना दीक्षित, क्या ये आपकी भी फर्स्ट क्लास है या स्टार्टिंग की कुछ क्लासेस है? क्या आपने पीछे की क्लासेस की है या नहीं की है? किया है, ओके। ठीक, लेट अस स्टार्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट मई 2019 की आरटीपी है। क्वेश्चन नंबर 4 से देख रहे हैं। फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग यूनिफॉर्म फॉर द एम्प्लॉइज, मिस्टर यादव bought dark blue colored cloth from Vivek, but did not disclose to the seller the purpose of the said purchase. ये पढ़ते ही आपको क्या नजर आ रहा है? मिस्टर, अच्छा, पहले मिस्टर यादव bought dark blue colored clothes from मिस्टर विवेक। तो ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट का ही क्वेश्चन है, इतना समझ में आया? बट डिड नॉट डिस्क्लोज टू द सेलर द पर्पस ऑफ द सेट परचेज। तो फिर केवियट इंपेटर होता है, there is a reasonable quality, there is a condition as to reasonable quality or fitness only when the buyer has disclosed to the seller the purpose of purchase. और यहां पे इन्होंने साफ साफ कह दिया कि इसने पर्पस ही नहीं बताया। मतलब जरूरी है उस वाली कंडीशन की बात कर रहा है कि वो वाली कंडीशन नहीं है। When uniforms were prepared and used by the employees, the cloth was found unfit. However, there was evidence that the cloth was fit for caps, boots and carriage lining. यानी जो क्लॉथ था ये कैप, बूट और कैरेज लाइनिंग के लिए फिट था। Advise Mr. Yadav whether he is entitled to have any remedy under the Sale of Goods Act. क्या इसको कोई रेमेडी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप समझ गए? उसने एक कपड़ा खरीदा, किसने कपड़ा खरीदा? मिस्टर यादव ने। और वो जो कपड़ा खरीदा था डार्क ब्लू, इसने खरीदा था यूनिफॉर्म के लिए। हालांकि इसने बताया नहीं सामने वाले को कि मैं यूनिफॉर्म के लिए खरीद रहा हूं। वो ले गया उस कपड़े को और बाद में इसने देखा कि यूनिफॉर्म बनाने लायक कपड़ा नहीं है। इससे आप कैप्स बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं, कैरेज लाइनिंग वगैरह जो भी हुई है वो सब आप बना सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं बना सकते।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या मिस्टर यादव के पास कोई रेमेडी है अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट? जवाब है नहीं। लेकिन सिर्फ नहीं लिखने से उतना काम चलेगा नहीं, तो कौन सा प्रोविजन हमको कोट करना होगा इसमें? कौन सा प्रोविजन इसमें हमको कोट करना चाहिए? एग्जेम्पशन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्परेचर या उसका एग्जेम्पशन? यहां पे डॉक्ट्राइन ऑफ केवीए टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है या उसका कोई एक्सेप्शन अप्लाई कर रहा है? एग्जेम्पशन आई थिंक आप एक्सेप्शन बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या केवीए टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है या उसका कोई एक्सेप्शन अप्लाई कर रहा है? केवीए टेम्परेचर अप्लाई कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बायर के पास में रेमेडी, अच्छा उससे अगर केवीए टेम्परेचर नहीं भी अप्लाई होता, उसका कोई एक्सेप्शन भी होता है, तो भी हम पहले समझाते हैं केवीए टेम्परेचर क्या है और उसके एक्सेप्शन है। उसके एक्सेप्शन में ये पॉइंट्स हैं। कौन सा? क्वालिटी कंडीशन एज टू रीजनेबल क्वालिटी और फिटनेस, लेकिन उसके भी अपने पैरामीटर्स होते हैं। चलो अब देखो इसको कैसे लिखा जाएगा। आइए सब लोग सीखते हैं कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाएगा। ये है आरटीपी। कौन सी आरटीपी? मई 2019। देखिए हमेशा सजेस्टेड है कि आपके आंसर राइटिंग के लिए एक अलग कॉपी होनी चाहिए जिसमें आप ढेर सारे आंसर्स लिखते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस बनाए रखा करिए। आंसर कौन सा कर रहे हैं? आंसर 4 पॉइंट नंबर 1। आपके एग्जामिनेशन में आपको फिर से बताएं, हर एक नया आंसर एक नए पेज से लिखना चाहिए और जो आंसर आप कर रहे हैं उसको बीच में बढ़िया से हेडिंग दे करके आपको मेंशन करना चाहिए। इन एग्जामिनेशन ओनली ब्लैक पेन इज अलाउड, केवल ब्लैक पेन अलाउड होता है फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग द यूनिफॉर्म। यहां पे लिख सकते हैं क्या? द गिवन केस स्टडी। अच्छा प्रोविजन हेडिंग डाल सकते हैं, हम हेडिंग डालना भूल गए। प्रोविजन, द गिवन केस स्टडी डील्स विथ the concept of या अच्छा कॉन्सेप्ट ऑफ की जगह हम डॉक्ट्राइन ऑफ केविएट टेम्परेचर भी लिख सकते थे। चलो विद द कॉन्सेप्ट ऑफ केविएट टेम्परेचर। अच्छा केविएट टेम्परेचर के बारे में जब भी लिखेंगे तो 4 लाइनें लिखेंगे, which says let the हाँ क्या अच्छा हाँ मेंशन कर सकते थे, मेंशन कर सकते थे विच सेज लेट द बायर बिवेयर। फिर उसके बाद चलो करके लिख देते हैं एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, as per the sale of goods act 1930 there is no condition as to quality or fitness for a particular use और पर्पस। देखो है क्या कि वो डॉक्ट्राइन है ठीक है, लेकिन ये तो मेन जो कंडीशन है वो कोट करने से ज्यादा बेहतर रहेगा ना कि हाँ ये कंडीशन है। डॉक्ट्राइन तो आम चीज होती है जो कि लॉ में डिफाइंड नहीं होती है, कंडीशन लॉ में डिफाइंड है कि ये कंडीशन नहीं है, और उसी से हमको समझ में आता है कि हाँ केविएट टेम्परेचर ही मतलब इसका यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। तो एज पर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस
for a particular use or purpose. Does anybody know the section number? Condition as to quality और fitness की कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस में क्या हमने आपको सेक्शन नंबर्स लिखवाए हैं क्या? हालांकि सेक्शन नंबर मेरे हिसाब से 16 ऐसा कुछ है, सेक्शन 16 है ना. दिस इज ब्रैकेट में लिख लीजिए सेक्शन 16. देयर इज नो कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर यूज और पर्पस. नहीं भी ध्यान रहता सेक्शन 16 तो कोई बहुत बड़ा इसमें इश्यू नहीं था, नहीं कोड करना में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था. खैर इसके बाद क्या लिखते हैं? नहीं अभी कहां से फैक्ट्स, अभी हमने प्रोविजन खत्म ही नहीं किया. प्रोविजन अच्छे से लिखा करिए स्टूडेंट्स, प्रोविजन ही हमारा सबसे मेन चीज है. ठीक है, प्रोविजन में अभी हमने केवे टेम्परेचर पूरा लिख दिया, हमने तो आपको 4 लाइनें सिखाई है ना. क्या? द seller is not responsible for the bad choice of the buyer. For the bad choice of the buyer. seller responsible नहीं है bad choice of the buyer के लिए. ठीक है, फिर उसके बाद और क्या कह सकते हैं हम लोग? और कौन कौन सी लाइन पढ़ी है हम लोगों ने इसमें? If the goods turn out to be defective or unfit for a particular purpose, अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव टर्न आउट हो जाए या फिर किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए अनफिट हो जाए तो फिर सेलर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल. If the goods turn out to be defective or unfit for a particular purpose, seller cannot be held liable. अच्छा, आपको पता है आपको इस प्रकार से प्रोविजन हर जगह लिखना चाहिए जहां पे किस चीज का केस हो, केवीए टेम्परेचर का. और जहां पे केवीए टेम्परेचर का केस नहीं है उसका एक्सेप्शन है कि नहीं केवीए टेम्परेचर यहां पे लागू नहीं हो रहा है, तो उसका हम आपको अलग से लिखवाएंगे. उसमें क्या होगा, आप समझाएंगे कि केवीए टेम्परेचर ये होता है बट इसके अपने एक्सेप्शंस होते हैं, और उसके जो एक्सेप्शंस होते हैं फिर उसमें जिस एक्सेप्शन का जनरली क्या होगा वही वाला क्वालिटी या फिटनेस कब अप्लाई नहीं करता है, जब बायर ने सेलर को अपना पर्पस बता दिया, जब बायर ने सेलर के स्किल के ऊपर में रिलाई किया था, स्किल और जजमेंट के ऊपर में, और सेलर ऑर्डिनरली उन गुड्स के साथ डील करता है, तो वो पूरा समझाएंगे. ठीक है, लेकिन अगर केवीए टेम्परेचर अप्लाई हो रहा है उस केस में तो केवीए टेम्परेचर इस प्रकार से समझाते हैं. समझ में आया सबको? इसके बाद क्या समझाते हैं? फैक्ट्स. फैक्ट्स इन द गिवन केस, in the given case, Mr. Yadav has purchased dark blue cloth for making uniforms, although he has not disclosed the purpose of purchase. The cloth was unfit for making uniforms. क्या हमसे क्या पूछा था? देखो क्या पूछा था, एडवाइस वेदर ही इज इंटाइटल्ड टू हैव एनी रेमेडी. तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे,
Mr. Yadav is not entitled to any remedy. He is not entitled to any, किसी रेमेडी के लिए वो entitled नहीं, he is not entitled to any remedy. ठीक, फिर उसके बाद दिस इज बिकॉज द रूल ऑफ caveat emptor applies. And seller is not responsible for the sorry, bad choice of buyer. कौन है बायर? चलो, हुआ क्या? सबको आया? एवरीबडी इन द लाइव सेक्शन प्लीज कंफर्म विद यस अगर ये आ गया तो। ओके, चलो आगे देखो। क्वेश्चन 4 यानी आंसर 4 पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, बढ़िया सवाल है। Ram sells 200 bales of cloth to Shyam and sends 100 bales by lorry and 100 bales by railway. Shyam receives the delivery of 100 bales sent by lorry, but before he receives the delivery of 100 bales of the bales sent by railway, he becomes bankrupt. Ram, being still unpaid, stops the goods in transit. The official receiver on Shyam's insolvency claims the good. Decide with reference to the provision of the Sale of Goods Act. अब बताइए कौन सही है इसके अंदर में? क्या श्याम, क्या राम जो कि सेल कर रहा था, एक अनपेड सेलर था, तो क्या वो डिलीवरी को स्टॉप कर सकता है? या श्याम का इंसॉल्वर जो श्याम का जो लिक्विडेटर है, जो ऑफिशियल रिसीवर भी उसका नाम होता है, वो उन गुड्स को क्लेम कर सकता है? किसका क्लेम सही है, किसका क्लेम इनवैलिड है? उसके रिसीवर का, ऑफिशियल रिसीवर का, उसका क्लेम इनवैलिड है। राम का क्लेम वैलिड है, श्याम के ऑफिशियल रिसीवर का क्लेम इनवैलिड है। ठीक है। अच्छा, इसमें हमको कौन कौन से प्रोविजंस कोट करने चाहिए? पहला एक हमको प्रोविजन कोट करना चाहिए राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। दूसरा, इसी के अंदर में एक सब पॉइंट था कि अगर पार्ट बाय पार्ट डिलीवरी हो रही है एंड वन पार्ट हैज बीन डिलीवर्ड, देन द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, अगर डिलीवरी हो रही है इन पार्ट्स एंड वन ऑफ द पार्ट हैज बीन डिलीवर्ड, देन द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मे बी एक्सरसाइज्ड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। अगर हम उसको पार्ट बाय पार्ट डिलीवर कर रहे हैं तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं। और 3 कंडीशंस होती थी, तो पूरा लिखेंगे। तो हम लोग को पहले क्या समझाना होगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, आंसर 4 पॉइंट नंबर 2। प्रोविजन।
the given case deals with right of, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, as per sale of goods act 1930 a seller has the right of, an unpaid seller has the right of stoppage in transit in the following situations. ये भी हमको बड़ा अच्छा लगता है लिखने का तरीका कि the given case deals with right of stoppage in transit. Under the sale of goods act 1930, an unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit if, कब बताओ, seller does not have the possession of goods, comma. Number 2, goods are in the possession of carrier, are in the possession of carrier. इसी में लिख दें it has not been delivered to the buyer or his agent या बेली, and it has not been delivered to buyer or an agent / Bailey on behalf of buyer. तीसरी कंडीशन, the buyer has been declared insolvent. यही 3 मेन कंडीशन थी. कौन सा? has been declared insolvent. And number 4, the seller is still unpaid. Full stop. इसके बाद नेक्स्ट लाइन से हम लोग लिख सकते हैं, moreover if goods have been delivered in part comma then the right of क्या, stoppage in transit, right of stoppage in transit may be exercised on whom? On the remaining part, may be exercised on the remaining part. Until such part delivery is
until such part delivery is considered as is to be considered as full delivery. अरे ये पूरा प्रोविजन पढ़े थे उस समय, जिस समय पढ़ रहे थे कितना छोटा लग रहा था, अब देखो लिखने में कितना एफर्ट लग रहा है उसको। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, ये हो गया प्रोविजन। अब हम लोग लिख रहे हैं फैक्ट्स। फैक्ट्स में क्या लिखेंगे, राम जो कि क्या है, अनपेड सेलर, हैज सोल्ड 200 bales of cotton to Shyam. 100 bales are delivered, और वो जैसे भी हुआ, देखो हमको शॉर्ट में लिखना है ना, एंड 100 bales by railway are still in क्या, ट्रांजिट। बिफोर डिलीवरी of 100 bales, Shyam is declared insolvent. Now Shyam's official receiver wants to claim the good. वो क्या करना चाहता है, गुड्स को क्लेम करना चाहता है। कंक्लूजन बताओ, कंक्लूजन बताओ क्या होगा। द क्लेम ऑफ ऑफिशियल रिसीवर इज invalid. This is because Ram can exercise his right of stoppage in transit. As Shyam was declared insolvent, before delivery या आफ्टर डिलीवरी, बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स। खत्म बात, बढ़िया से पूरा लिखा गया, प्रोविजन, फैक्ट्स और कंक्लूजन। Done everybody? Please write done.
Please write done in the chat section once you have noted it down. Done. Okay, very good. नेक्स्ट, आई थिंक सबने नोट कर लिया है. नेक्स्ट देखते हैं. स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. When shall a breach of condition be treated as breach of warranty under the provision of Sale of Goods Act 1930? What are the rules related to acceptance of delivery of goods? ये अभी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये पढ़ लिया है. अब देखो कई बार क्या होता है, हम लोग तैयार करके जाते हैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडीज. हम लोग इतना उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम लोग सिर्फ फोकस करते हैं कि केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी, बट आती तो थियरी भी है और उतना ही नंबर का आता है. ऐसा नहीं है कि सब केस स्टडी आता है. इनफैक्ट हम कह सकते हैं थोड़ी ज्यादा हो सकता है थियरी आती हो. लेकिन हाँ, केस स्टडी को लिखना थोड़ा सा क्योंकि हमारे लिए ट्रिकी होता है, तो इसलिए उसके ऊपर फोकस करते हैं. अब कई बार क्या होता है कि लॉ के एग्जाम्स के बाद या जब कॉपी चेक होकर के आती है, जो स्टूडेंट पास हो जाता है फिर वो बहाने नहीं करता. लेकिन अगर कोई फेल हो जाता है तो फिर एक बड़ा कॉमन सा बहाना रहता है कि सर शायद मेरे आंसर राइटिंग पैटर्न में बहुत ज्यादा दिक्कत थी. Most of the times, there is not a problem in the answer writing pattern only. हम कह सकते हैं आंसर राइटिंग पैटर्न 20-30% होगा, but the major part is that they have not learned the provision well. याद नहीं किया है. अगर हमको प्रोविजन याद रहता है तो हम लिखने में क्या ही गलती करेंगे, तो याद करने में दिक्कत होती है. सो आपको हम बार बार इंसिस्ट करेंगे कि आप प्रोविजन A to Z याद करो. बढ़िया से होता है उसको मगअप करना, वैसे करके याद करो. रटने को नहीं कह रहे, रटते तब है जब नहीं समझते. आपसे कहते हैं याद करो. जितनी बार याद करोगे, जैसे यही सवाल है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्लेन थियरी, या डिस्टिंग्विश बिटवीन कंडीशन वारंटी, या प्लेन थियरेटिकल क्वेश्चन, यस और नो, या फिर व्हेन शैल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी. सब पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? सब पढ़ा है हम लोगों ने. चलो सबसे पहला, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. बताइए क्या क्या कंडीशंस हैं. there must be an offer to there must be an offer to buy or sell the goods. The offer must be accepted. फिर it must be for a price, or the title of goods should be transferred. the title of the goods should be passed immediately to the buyer. फिर उसके बाद डिलीवरी में बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर और इन इंस्टॉलमेंट्स. पेमेंट कैन बी मेड इमीडिएटली और इन फ्यूचर और इन इंस्टॉलमेंट्स. पेमेंट जो इमीडिएटली भी हो सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, या इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकता है. और सच ऑफर मस्ट बी एक्सेप्टेड. ठीक है, ये क्या हो गए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. चलिए लिखते हैं ना, एक बार लिख करके करते हैं, लिखते हैं, याद रहेगा. आंसर नंबर कौन सा है? आंसर 5. अब इसके लिए बताइए, इस तरीके के थ्योरी सवालों के लिए कैसे करके लिखना चाहिए, कैसे करके लिखना चाहिए? एज पर द प्रोविजंस करके नहीं, बस सिंपल, फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जैसे क्वेश्चन पूछा है उन्हीं वर्डिंग्स में। फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर the sale of goods act 19। ये एसेंशियल एलिमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नंबर 1 पहला बताना फिर से। देयर मस्ट बी एन ऑफर टू बाय और सेल द गुड्स। अच्छा, गुड्स भी यहां पर एक टर्म है जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2 में। ठीक है, गुड्स मींस क्या? इमूवेबल नहीं, गुड्स मींस इमूवेबल या मूवेबल? मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम और मनी इंक्लूड नहीं होता, इट इंक्लूड्स stocks, shares, growing grass, crops and other things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed before the contract of sale or under the contract of sale। yes, चलो कोई बात नहीं। नंबर 2 दूसरा क्या था? सच ऑफर must be accepted फिर उसके बाद the contract of sale must be for a price, hence monetary consideration, मनी फॉर्म में जो कंसिडरेशन is necessary। exchange cannot be considered as क्या? सेल। अगर एक्सचेंज हो रहा है तो उसको सेल मान सकते हैं क्या? नहीं। और बताओ। टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। या एक और नाम आपने क्या कहा? प्रॉपर्टी। should pass immediately from whom to whom? फिर उसके बाद price can be paid immediately or in future or in installments। और कौन सा पॉइंट था? डिलीवरी। डिलीवरी कैन बी मेड इमीडिएटली
और इन फ्यूचर और इंस्टॉलमेंट्स। पता है तुम लोगों को जब ये आंसर्स लिखने की इतनी हैबिट हो जाएगी और एकदम जब जबान पे हो जाएंगे ना प्रोविजंस, तो पेपर तुम लोगों का इतना फटाफट कंप्लीट हुआ करेगा कि लगेगा कि मेरे पास समय बहुत अच्छा खासा बचा हुआ है, समय की कमी नहीं पड़ेगी। ये हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद और कुछ बचा नहीं था ना। आंसर 5 का पॉइंट नंबर 2, कंडीशन और वारंटी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आंसर 5 पॉइंट नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। अच्छा, ये वाला एंड, ये जो हम ऐसे करके एंड बनाए थे, ये आईसीआई के एक बार का मतलब एग्जामिनर के कमेंट्स आते हैं। एग्जामिनर जो होते हैं या जो पेपर चेकर्स होते हैं उनके अपने अपने रिव्यूज आते हैं। तो उनके रिव्यूज में एक बार मैंने पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि बहुत सी जगहों पे बहुत से बच्चे कम नंबर इसलिए पाते हैं क्योंकि वो स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और इस प्रकार के शॉर्ट फॉर्म्स का यूज करते हैं। यानी ये ऐसा एंड बना दिया, बिटवीन के लिए BTW B/W करके लिख दिया। इस प्रकार से लिखने से आपके नंबर कटते हैं, शोर शॉर्ट कटते हैं। ठीक है, हाँ सेक्शन के लिए SEC लिख सकते हैं, लेकिन ये सारे जो हम कह सकते हैं स्लैंग्स हो गए, इन सबको नहीं यूज करना चाहिए। वो एक एब्रीविएशन हो गया सेक्शन का SEC, but this is not an abbreviation also, we can say this is just a sort of symbol or something we are drawing. Difference between condition and warranty. हम्म टेबल बनाए। चलो एक कंडीशन, एक बेसिस का बना ले, बेसिस कंडीशन वारंटी। बताओ पहला डिफरेंस क्या लिया जाए? मीनिंग क्या है? अ कंडीशन रिफर्स टू अ स्टिपुलेशन which is essential to the main purpose of the contract. Or warranty refers to a stipulation which is collateral to the main purpose of the contract. It refers to a stipulation essential to the main purpose of contract. Warranty, it refers to a stipulation collateral to the main purpose of contract. फिर एक आता है स्कोप, एक होता है रेमेडी। स्कोप में क्या लिखा जाए? breach of condition may be treated as breach of warranty, but a breach of warranty does not lead to breach of
a breach of condition may be treated as breach of warranty. A breach of warranty does not lead to breach of condition. नंबर 3, थर्ड क्या होता है? थर्ड रेमेडी। अच्छा, कंडीशन के अंदर में बायर may repudiate the contract and also claim damages. लेकिन breach of condition gives the right to claim damage. breach of warranty, इसको हम पूरा लिख दे, रेमेडी ऑन ब्रीच बेसिस में, ब्रीच ऑफ वारंटी gives the right to claim damages only. ठीक है यहां तक? यहां तक आया क्या? अच्छा, और भी कोई पॉइंट था जो हम स्किप कर रहे हैं क्या इसमें? कितने डिफरेंसेस हमने आपको दिए थे? 3 ही थे ना? इफेक्ट ऑफ ब्रीच, मीनिंग। अच्छा, इसका इनफैक्ट हमने बेसिस भी नहीं लिखा था, इसको स्कोप करके हम लिख सकते थे। चलो खैर, ये एकदम बढ़िया लिख लिया यहाँ पे। Done everybody? ये हो गया आपका एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, डिफरेंस बिटवीन कंडीशन वारंटी। व्हेन शैल अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी? बताइए, कब कब हम ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे? When the buyer waives off the performance of a condition, or when the buyer elects to treat the breach of condition as a breach of warranty, or when the sale is not severable and the buyer accepts the part of a good, then in that case also breach of condition shall be treated as breach of किसमें? ये when the contract of sale is not severable। हाँ बताइए।
इसमें देखिए क्या है, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हम एक लैपटॉप ले रहे थे। उस लैपटॉप को अगर हम ले रहे हैं तो उसके साथ साथ हम उसका चार्जर भी लेंगे। हमने कहा था चार्जर हमको कितने वॉट का होता है, जैसे मान लो 70 वॉट, 100 वॉट, 80 वॉट, अलग अलग वॉट का होता है ना। मान लीजिए हमने कहा था कि हमको 70 वॉट का चार्जर चाहिए। उसने हमको नहीं पता कितने कितने वॉट का आता होगा, मान लीजिए उसने हमको 50 वॉट का दे दिया, कम पावर वाला चार्जर दे दिया। हमने कहा था हमको 70 वॉट का चार्जर चाहिए। अब लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि हम उसको सिर्फ चार्जर लौटा दें, लौटाना होगा तो पूरा लैपटॉप लौटाना होगा। सिर्फ चार्जर हम नहीं लौटा सकते। तो अगर हमने एक पार्ट एक्सेप्ट कर लिया, जिसके कारण लैपटॉप एक्सेप्ट कर लिया, अब जिसके कारण हमको चार्जर भी एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, तो हम सामने वाले को पूरा ब्रीच के लिए नहीं स्यू कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि तुमने वारंटी कम से कम ब्रेक किया है, चार्जर तुमने हमको सही नहीं दिया है, तो कम से कम उसकी भरपाई करो, थोड़ा पैसा उसका डैमेज के तौर पे मेरे को दो, या थोड़ा पैसा हमको रिटर्न करो। ठीक है। तो when a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of condition is treated as breach of warranty. And where in a contract of sale the buyer waives off a condition or treats the breach of condition as a breach of, ठीक है। लिखा जाए, in the following cases breach of condition may be treated as breach of warranty. Breach of condition नहीं। अच्छा, अब जैसे यहाँ पे एक आया सजेशन कि सर क्या कंडीशन और वारंटी डिफाइन कर दें। कंडीशन क्या होता है, वारंटी क्या होती है। देखिए ये सब हमको तब करना होता है जब हमको आंसर नहीं आ रहा होता है ना। फैक्चुअली हमको ये सब तब करना होता है जब हमको आंसर नहीं आ रहा। थोड़ा आगे का लिख दें, थोड़ा पीछे का लिख दें कि आंसर भरा भरा लगे, हम लोग ये सब ग्रेजुएशन में अपनाना। ठीक है। लेकिन जब अपने को आंसर आ रहा है तो हमको नंबर इसी पे मिलना है, आगे पीछे पे नंबर मिलना ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है। हाँ, पहला क्या है, when the buyer elects, हमने वर्ड इलेक्ट्स ही लिखवाया है ना, कुछ और लिखवाया। when the buyer waives off a condition, sorry, when the buyer waves off, अच्छा ये ऑफ के अंदर में ओ डबल एफ होता है, छोटी छोटी चीज है लेकिन ध्यान देने लायक है। when the buyer waves off a condition under a contract of sale, और ऑफ लिख दिए, और treats the breach of condition as a breach of वारंटी। ये पहला चीज हो गया। ठीक, दूसरा क्या, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट सेवरेबल। अच्छा ये भी बहुत क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है, हम लोग इसको अब लिखते हुए कोशिश करेंगे कि और बेहतर लिख सके। वेयर इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कॉमा गुड्स
आर नॉट severable and the buyer has बायर ने क्या कर दिया है बताओ, accepted the part delivery of goods. Buyer has accepted the part delivery of goods. बायर ने part delivery of goods को accept कर लिया. Buyer has accepted the part delivery of goods, comma. In such case क्या होगा बताओ, the breach of condition will be treated as breach of warranty. अब देखो ये जो आपका सवाल आएगा, आप बता सकते हैं कितने नंबर का आएगा? हो सकता है ये 5 नंबर का रहे, बहुत ज्यादा हो तो 6 नंबर का रहे, लेकिन 5 नंबर का रहेगा तो 3 नंबर इस पे, यानी एक एक पॉइंट इन सब पे, और एक इस पे, एक इस पे। तो एग्जामिनर ठीक आपका अगर 5 नंबर का है तो वो बांट करके देख रहा है कि 3 नंबर अब इस पे देंगे, 2 नंबर इस पे देंगे। तो आलतू फालतू कुछ भी लिखेंगे तो हमको नंबर मिलना नहीं है, नंबर अल्टीमेटली हमको इन्हीं सब चीजों पे मिलना है। समझ गए बात को? चलो, ये अभी हमने आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का एक पोर्शन लिखवाया। बोलिए क्या यहां तक सबने लिख लिया? कम ऑन एवरीबॉडी, प्लीज गिव अ यस अगर यहां तक हो गया तो। स्टूडेंट्स प्लीज गिव अ यस अगर यहां तक हो गया तो। नहीं आई थी, आपने बात बाकी पढ़ लिया ना? एक आरटीपी शायद मिसिंग होगी, हाँ मतलब एक आध आरटीपी मिसिंग रहेगी, कोई नहीं है, मेरे पास हो सकता है अलग से होगी कहीं ना कहीं, हम चेक कर लेंगे। बात बाकी आप पढ़ लेते हैं। चलो यहां तक हो गया सबका? सबका यस तो आ गया, ओके वेरी गुड। बिजनेस लॉस, अच्छा अब ये कौन सी आरटीपी है? नवंबर 2019 की। ये है आरटीपी नवंबर 2019। Classify the following transactions according to the types of goods they are. A wholesaler of cotton has 100 bales in his godown. He agrees to sell 50 bales and these bales were selected and set aside. बताओ इसको क्या कहेंगे? तीन, what are the different types of goods? ये बताओ। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट, ये 3 टाइप होते हैं। एक होता है एग्जिस्टिंग, एक होता है फ्यूचर और एक होता है कॉन्टिंजेंट। अच्छा इतना तो समझ में आ रहा है ये एग्जिस्टिंग है। एग्जिस्टिंग में भी 3 वैरायटी होती है, स्पेसिफिक, असर्टेन और, अच्छा मैंने आपको बार बार समझाया था कि अगर एक लार्ज बल्क में से सिलेक्ट कर लिया जाता है अपना, तो उसको किस कैटेगरी में हम लोग इंक्लूड करते हैं?
असर्टेन। तो अगर 100 बेल्स में से 50 बेल सेलेक्ट किया गया है, इसको क्या कहा जाएगा? असर्टेन। अच्छा, असर्टेन गुड्स हैं, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली क्या है? एग्जिस्टिंग। ए अग्रीज टू सेल टू बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट, एक पैकेट सॉल्ट देंगे आउट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट्स लाइंग इन ए शॉप। दिस इज क्या? अनअसर्टेन। भाई एक पैकेट सॉल्ट देंगे, मेरे पास 100 पड़ा है, उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट करके आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन के अनुसार हम दे देंगे, तो दिस इज क्या? अनअसर्टेन, क्योंकि ये आपके दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमको बस सेलेक्ट करना है। T agrees to sell to S all the oranges which will be produced in the garden this year. This we can say is future. Contingent मतलब आप ऐसा समझिए कि उसमें लिखा रहेगा if I get it then I'll sell it to you. यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, यहां पे लिखा है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, जो भी होगा, एक दो कुछ भी होगा, तो इट विल बी क्या? फ्यूचर, बिकॉज गुड्स आर नॉट एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्या हमको सिर्फ इतना लिखना चाहिए? इसके बाद डैश देकर के हमको इसका रीजन भी लिखना चाहिए, रीजन भी लिखना चाहिए ना। अगर ये 3 नंबर का सवाल है या एक एक पॉइंट अगर 2-2 नंबर का है, तो हमको एक बार रीजन भी लिखना चाहिए। वाई टू जस्ट राइट डाउन असर्टेन्ड अनअसर्टेन्ड? वी शुड राइट डाउन द रीजन एज वेल। रीजन में क्या लिखेंगे? असर्टेन्ड, सिंस द गुड्स विल बी असर्टेन्ड अकॉर्डिंग टू द, या नहीं, सिंस गुड्स विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बल्क एज पर द डिस्क्रिप्शन, ठीक है, या गुड्स आर आइडेंटिफाइड। जो असर्टेन गुड्स की डेफिनेशन थी वो लिख दीजिए। अनअसर्टेन, सिंस द गुड्स आर नॉट आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बट दे वर इन एग्जिस्टेंस, यानी वो एग्जिस्ट कर रहा था लेकिन आइडेंटिफाइड स्पेसिफिकली नहीं था। और फ्यूचर गुड्स, सिंस द गुड्स आर नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसीलिए गुड्स क्या है? फ्यूचर गुड्स है। क्वेश्चन नंबर 9 देखना। असर्टेन तो एकदम अलग हो गया ना। असर्टेन मतलब ये पक्का है कि हमको ये वाला 3 नंबर वाला जो रखा हुआ है वही वाला चाहिए। अनअसर्टेन मतलब हमको एक चाहिए, अब आप बल्क दिखाइए, उसमें से हम छाट लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि 3 नंबर वाला चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक। आपने मेरे को बल्क दिखाया, उसमें से हमने कुछ छाट लिया, असर्टेन। बल्क में से छाटना असर्टेन, हमने बता दिया। अब उसके बाद मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप छाट के दे दीजिए, या मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन के हिसाब से अब हम छाट लेंगे, दैट इज अनअसर्टेन। It was not ascertained at the time of entering the contract of sale. Or future goods, it was not in existence at the time of entering the contract of sale. Question number 9 देखिएगा। सूरज sold his car to Sohan for ₹75,000. After inspection and satisfaction, Sohan paid ₹25,000 and took the possession of the car and promised to pay the remaining amount within a month. तो इंस्पेक्शन के बाद और सेटिस्फैक्शन के बाद सोहन ने 25,000 रुपीस दे दिए। लेटर ऑन सोहन रिफ्यूजेस टू गिव द रिमेनिंग अमाउंट ऑन द ग्राउंड दैट द कार वाज नॉट इन अ गुड कंडीशन। अब ये बताइए सूरज के पास क्या रेमेडी है? क्या सूरज के पास रेमेडी है? सूरज कौन है? सेलर। सूरज ने बेचा, सोहन ने ले लिया। सूरज ने एक बार 25,000 रुपए लिए, बाद बाकी वो मना कर रहा है देने से, कह रहा है कि कार अच्छी नहीं है, हम नहीं देंगे बाकी पैसे। तो इन दैट केस पहले तो हम नॉर्मल बात बताते हैं, क्या सूरज के पास बाकी पैसा लेने के लिए एक राइट है? क्यों? कार तो खराब है ना। अरे केवीए टेम्परेचर तो बायर ने आफ्टर इंस्पेक्शन लिया है, तो इस केस में सूरज का कोई भी फॉल्ट नहीं है, तो सोहन को पूरा का पूरा पैसा देना होगा। पहले तो हम ये बताएं ना कि सोहन को पूरा पैसा क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि केवीए टेम्परेचर यहां पे अप्लाई कर रहा है, ठीक। दूसरी चीज अब हम यहां पे बताएंगे कि व्हाट आर दी राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। तो एक अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स होते हैं अगेंस्ट द बायर?
गुड्स की परेशान चली गई, कन्फिस्केट द गुड, ये वो हटाओ, क्या छीन लेगा क्या जाके गाड़ी? जाएगा एक दिन अचानक से दूसरी चाबी लगा करके उठा करके हम लेके जा रहे हैं? नहीं। उसके पास क्या राइट्स है अगेंस्ट द बायर? तो बताइए अगेंस्ट द बायर क्या क्या राइट्स होते हैं? सूट फॉर प्राइस और सूट फॉर डैमेजेस, सू फॉर इंटरेस्ट। अच्छा यहां पे मेनली किस चीज के लिए सूट करेगा? प्राइस के लिए, ठीक है, किस चीज के लिए? प्राइस के लिए। और अगर वो चाहे तो इंटरेस्ट के लिए भी कर सकता है कि भाई डिले हो रहा है या वो नहीं दे रहा है, लेकिन अभी तो जस्ट अभी देना ड्यू था और नहीं दिया, तो तुरंत का तुरंत क्या कर सकता है वो? स्यू फॉर प्राइस। आइए एक बार देखते हैं कि इन्होंने अपने सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें या क्या कौन कौन से प्रोविजंस को कोट किया है। देखो ये एज पर सेक्शन 55 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एन अनपेड सेलर हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर प्राइस अगेंस्ट द बायर पर्सनली। जहां पे गुड्स की प्रॉपर्टी पास हो गई है एंड बायर wrongfully neglects या refuses to pay for the goods, the seller may sue him for the price. जहां पे प्राइस इज पेएबल ऑन अ सर्टेन डे irrespective of the delivery and buyer wrongfully neglects to pay such price. अच्छा, सूट फॉर प्राइस के अंदर में ऐसे कुछ पॉइंटर्स हम लोगों ने पढ़े थे ना? कब पढ़े थे, कहां पे पढ़े थे ये चीज हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? ये हम लोगों ने कहां पे पढ़ा था? ये हमने आपको 2 पॉइंट्स पढ़ाए थे। ये 2 पॉइंट्स हमने आपको कहां पे पढ़ाए थे? सूट फॉर प्राइस में ही देखो, हमने भी आपको पूरा का पूरा प्रॉपरली लिखवाया है। मतलब आपको मेरे नोट्स में पूरा प्रॉपर लिखा हुआ, एन अनपेड सेलर कैन क्लेम फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स व्हिच हैव बीन सोल्ड, इट इज अवेलेबल ओनली व्हेन प्रॉपर्टी इन गुड्स and he has been passed and he wrongfully neglects to pay the price, या when price is payable on the certain day and the buyer refuses to pay on that day। तो सोचो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ था। अब यही चीज अगर आपको याद होती तो आपका भी आंसर कंप्लीट लगता ना? यस और नो? तो वही चीज है कि हमको प्रोविजन नहीं याद है, प्रोविजन नहीं याद है। अगर प्रोविजन याद होता तो हम लोग भी इस चीज को प्रॉपरली आंसर इसी प्रकार से कर सकते थे। ऑब्वियसली इतना लंबा नहीं लिखते, लेकिन इसी तरीके से लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे। 2 पॉइंट्स बना करके हम लोग भी लिख देते। बाद बाकी तो हम लोग ने भी आइडेंटिफाई कर ही लिया था, दैट यू हैव टू sue फॉर प्राइस। एनीवेज, क्या आप लोग इसको लिखेंगे? नीचे के सॉल्यूशन से मत लिखना, लिखना आप मेरे नोट्स में से ही। समझ गए बात को? हमने नोट्स में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखवाया है, लिखना वहीं से जो याद करोगे, लेकिन उसको भी पूरा लिखना पड़ेगा। आप देख सकते हो बुक में कितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, हमने तो आपको शॉर्ट में करके लिखवा दिया और सिंप्लीफाई करके लिखवा दिया। अब उसको आप और शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है? उसमें केवे टेम्परेचर नहीं एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन हम लोग लिखेंगे थोड़ा सा, और हमने उसका कहा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दो कि भाई केवे टेम्परेचर अप्लाई करता है तो ही इज लायबल टू पे द इंटायर प्राइस, ठीक है? नहीं लिखा है, लेकिन एक हमारा तो इंस्टिंक्ट एक है यहाँ पे कि हमको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना चाहिए कि ही इज लायबल फॉर द कंप्लीट प्राइस। एंड देन हमसे पूछा क्या मीन, एडवाइज सूरज एज टू व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन। तो भले 2-3 लाइनों में केवे टेम्परेचर के बारे में समझा करके फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसके पास क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है। इज इट क्लियर? क्योंकि मेन क्वेश्चन तो यही है, एडवाइज सूरज एज टू व्हाट रेमेडीज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन। हाँ, ये एक प्रकार से कंक्लूजन भी हो गया, या यही पूरा का पूरा आपका आंसर भी हो गया, ठीक है? इसमें अलग अलग नहीं लिखना है, इसमें अलग अलग नहीं लिखना है, क्योंकि लास्ट में हमसे सीधे पूछ रहा है कि एडवाइस सूरज एज टू व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू हिम अगेंस्ट सोहन। या इसको ऐसे भी करके लिख सकते हैं कि पहले हमने पूरा प्रोविजन समझा दिया, फिर उसके बाद फैक्ट समझाए, और लास्ट में कंक्लूजन में लिखा कि ही हैज द रेमेडी टू स्यू हिम फॉर प्राइस। किस चीज के लिए स्यू कर सकता है? प्राइस के लिए। अच्छा बताओ, बाद बाकी चीजों की बात क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई डैमेजेस हुए नहीं थे। इंटरेस्ट की बात तो तब होती जब लंबे समय तक डिले करता, अभी तो यहां पे किसी चीज की बात नहीं हो रही, यहां पे केवल किस चीज की बात हो रही है? स्यू हिम फॉर प्राइस। अच्छा देखो,
J is the owner of a car and wants to sell his car. For this purpose, he hands over a car to P. अच्छा, ये अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं, ये later on पढ़ाएंगे. Implied conditions in a contract of sale by sample. The bulk must correspond with the sample. Also, the implied warranty is operative under this act. क्या क्या implied warranties आपको बताना है. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लिख करके ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11 फॉर आरटीपी नवंबर 2019 आपके लिए होमवर्क है, इसको आप ट्राई करना. ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू सो मच.